चलिए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का नया चैप्टर है न्यूमेरिकल का, जो कि आपके एग्जामिनेशन में कई एग्जामिनेशन में रिपीट हो के आता है, चाहे आपका न्यूमेरिकल हो चाहे आपकी इसकी थ्योरी हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। चैप्टर का आपका नाम है सामग्री का नियंत्रण या मूल्यांकन, मतलब मटेरियल कंट्रोल एंड द वैल्यूएशन। जब हम बात करते हैं मटेरियल की, तो जब भी हम किसी भी बिजनेस में बात करते हैं तो आपको कॉस्ट कंट्रोल की बात करनी रहती है। जब आप कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट इन्वॉल्व किए होते हैं तीन चीजों को इन्वॉल्व किए करके कॉस्ट तैयार होती है। वो कौन सा होता है? मटेरियल, ठीक। नेक्स्ट होता है आपका पहला मटेरियल हो जाता है, फिर लेबर, और फिर आपका हो जाता है ओवरहेड, है ना। इन तीन चीज को मिला के आपका कॉस्ट बनती है। जब हम बात करते हैं कॉस्ट के सबसे मेजर कंपोनेंट की, यानी सबसे महत्वपूर्ण भाग की, तो वो आपका हो जाता है मटेरियल। वो आपका हो जाता है मटेरियल। मटेरियल को भी अगर आप बात करें तो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरा आपका होता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। और थर्ड चीज आपकी हो जाती है फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो मटेरियल को इन तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब मटेरियल सबसे पहले आपके बिजनेस में आता है तो वो किस फॉर्म में आता है? जब भी मटेरियल सबसे पहले आपके बिजनेस में आता है तो वो आता है स्टॉक के तौर पे। आप सबसे पहले सामान को खरीदते हैं, इकट्ठा रखते हैं। रखने के बाद आप उसके ऊपर उस पे काम करना शुरू करते हैं। सामान मंगवाते हैं, उसे रखते हैं। तो एक मटेरियल, अगर आप कॉस्ट मटेरियल को मैनेज करने के लिए सबसे पहली चीज आती है स्टॉक। स्टॉक जिसे आप इन्वेंट्री भी कहते हैं, है ना। तो अगर सबसे पहला स्टेप होता है, अगर आपको कॉस्ट कम करना है, आप मटेरियल पे ध्यान देते हैं। और मटेरियल की अगर कॉस्ट कम करना है तो आप सबसे पहले ध्यान किस पे देते हैं? आप ध्यान देते हैं स्टॉक यानी इन्वेंट्री पे। क्यों इन्वेंट्री इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए? सोचिए, अगर आप धनिया भी खरीद के लाते हैं घर पे, तो आप सोचते हैं कि वो धनिया पूरा यूटिलाइज हो जाए, खराब ना होने पाए। तो ये तो बिजनेस की बात है, जहाँ पे पूरा बिजनेस का प्रोडक्शन मटेरियल पे डिपेंड करता है। और मटेरियल पहले आप स्टोर करते हैं, तो आपका स्टोर जहाँ रखते हैं, स्टोर करने का तरीका जितना बेहतर होगा उतना ही आप कॉस्ट को कम कर सकेंगे। अगर सामान को स्टोर करने में ही वो बर्बाद हो जाएगा तो आपका कॉस्ट क्या होगा? अधिक हो जाएगा। तब आप कंपटीशन में कैसे टिक पाएंगे? तो हम इसी पे बात करेंगे। ये पूरा चैप्टर है आपका इस इन्वेंट्री के मैनेजमेंट पे। अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम स्टॉक यानी इन्वेंट्री का मैनेज करते हैं, ठीक। कैसे करते हैं उसको आगे देखते हैं। ये रहा आपका चैप्टर, मटेरियल कंट्रोल एंड द वैल्यूएशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। मटेरियल कंट्रोल यानी सामग्री नियंत्रण का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब आप मटेरियल कंट्रोल करते हैं तो एक एग्जांपल लेके चलिए। एक दवा की दुकान है। अब मेडिकल की शॉप है, मेडिकल के शॉप पे अगर आप बार बार जा रहे हैं और आप जो चीज चाहते हैं वो दवा आपको नहीं मिल रही है, यानी उस बंदे के पास स्टॉक नहीं है। आप एक बार जाएंगे, दो बार जाएंगे, उसके बाद से जाना छोड़ देंगे। तब उसने स्टॉक को मेंटेन नहीं करके रखा हुआ है। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर उसने स्टॉक लिया, बहुत ज्यादा ला के रख लिया है और वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो अब उसके सामान की बर्बादी होने लगेगी। तब उसे मेंटेन करने की जरूरत है।
तो यही मटेरियल कंट्रोल में आता है कि स्टॉक को बेहतर तरीके से मैनेज करना। पहला चीज हो जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अगर आप मटेरियल कंट्रोल करते हैं तो आपकी बिजनेस में मटेरियल हमेशा अवेलेबल रहता है, उसकी शॉर्टेज नहीं होती है। शॉर्टेज होने के समय और पैसा दोनों की बर्बादी जाती है। समझ लीजिए आपकी फैक्ट्री है, अब आपने प्रोडक्शन काम स्टार्ट कर दिया है, मशीनें चल दी हैं, स्टार्ट हो गई मशीनें, तब तक सामान कम पड़ गया, मटेरियल कम पड़ गया, मशीनें चल रही हैं, जो लेबर है वो काम कर रहे हैं, उनका पैसा तो देना ही है। अब मटेरियल आपके पास है ही नहीं कि आप काम करवा सकें, तो लॉस होने लगा ना आपके पास। तो जब आप मटेरियल कंट्रोल करते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, सामान आपके पास अवेलेबल होता है। दूसरा, इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के बाद अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। जैसे आप मेडिकल शॉप पे जाते हैं, आप कोई दवा पूछते हैं, बंदे के पास नहीं रहता है, तो आप क्या, वो बंदा तुरंत उसे नोट कर लेता है और जब भी मार्केट में जाता है तो उसे फिर से अरेंज करता है। ये कैसे हो पाया? क्योंकि उसने मटेरियल कंट्रोल किया, उसने इंफॉर्मेशन लिखा अपने पास और फिर वो चीज अवेलेबल कर पाया। थर्ड पॉइंट है प्रॉपर क्वालिटी एंड प्राइस। जब आपके पास सही तरीके से स्टॉक बिजनेस में मेंटेन होता है तो वो आराम से खत्म होता है ना? पुराना सामान आराम से खत्म होता है और आप नया सामान जल्दी मंगा पाते हैं। तो इससे क्वालिटी बनी रहती है और प्राइस भी मेंटेन रहता है आपके पास। ठीक है? ये नहीं कि बहुत पुराना बहुत ज़्यादा मंगा लिया है और पता चले पुराना स्टॉक बहुत ज़्यादा बच गया आपके पास। नेक्स्ट, लो इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल। मटेरियल पे आपका खर्चा भी कम होने लगता है। एग्जांपल, आपका गोदाम है अगर, वहाँ पे आपने मटेरियल कंट्रोल पे अगर खर्च किया है तो आपका मटेरियल का वेस्टेज नहीं होगा। वही फिफ्थ पॉइंट भी है कि मटेरियल का वेस्टेज बहुत कम हो जाता है। प्रॉपर स्टोरेज मटेरियल, आपके घर में है, सामान को बस यहाँ वहाँ फेंक दीजिए तो जैसे लगेगा कि पूरा घर भर गया, जगह ही नहीं है। वही जब आप उसे अरेंज करके रखते हैं तो पूरी जगह अवेलेबल हो जाती है। तो जब आप मटेरियल कंट्रोल करते हैं तो आपका स्टोरेज भी बेहतर हो जाता है, आप अच्छे से संग्रह कर पाते हैं चीजों को। नेक्स्ट चीज है आपका मटेरियल कॉस्ट रिकॉर्ड। आपके पास हर मटेरियल का रिकॉर्ड होता है, कितना आया, कितना गया, कितना वेस्ट हो गया, है ना? इन सब का रिकॉर्ड आपके पास होता है जो आपको अकाउंट मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये सभी फायदे किस चीज के आपके हैं? मटेरियल कंट्रोल के। ठीक, मैंने बताया था मटेरियल दो तरीके से होते हैं, एक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल को कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस को सामग्री प्रगति में, और फिनिश गुड्स को कहते हैं अंतिम उत्पाद। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बस लोड हो जाएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें यहाँ से न्यूमेरिकल के ऊपर है, टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। हम मटेरियल कंट्रोल की बात तो कर रहे हैं, अब मटेरियल कंट्रोल की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम मटेरियल कंट्रोल करके अपना, मटेरियल कंट्रोल करके फायदा क्या होता है? हम अपनी कॉस्ट कम कर पाते हैं। जब कॉस्ट कम कर पाते हैं तो हम कंपटीशन बेहतर कर पाते हैं मार्केट में। तो मटेरियल कंट्रोल की जो टेक्निक्स है उसमें सबसे पहला आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टॉक लेवल, है ना? स्कंद स्तरों का निर्धारण। ये स्टॉक लेवल क्या होता है, ये अभी आगे बात करेंगे। स्टॉक लेवल का मतलब कि कितना बिजनेस में स्टॉक होना चाहिए, कितने से कम हो गया तो आपको तुरंत स्टॉक मंगाने की जरूरत है, कितने से ज्यादा हो गया तो उससे ज्यादा फिर आपको मंगवाने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक लेवल का कैलकुलेशन किया जाता है एक बिजनेस में कि कितना स्टॉक रखना है। फिर आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस, ये सब मेथड है। मटेरियल टर्नओवर रेशियो, सामग्री आवर्त अनुपात। और फिर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली। ठीक, और छठा एंड लास्ट है आपका जस्ट इन टाइम और जेआईटी अप्रोच।
क्या कहेंगे इसे, JIT अप्रोच, JIT विचारधारा। ये 6 तरीके हैं जिनसे हम मटेरियल कंट्रोल करते हैं। अब एक-एक करके सबको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक? सबसे पहले पे आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, ठीक? इसमें टोटल 5 पॉइंट हैं जो हमें न्यूमेरिकल लगाने हैं जिनके ऊपर। सबसे पहली चीज़ आती है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, अधिकतम स्टॉक स्तर। मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको हेल्प करता है एक बिज़नेस को कि कितना अधिक से अधिक स्टॉक मंगवा सकते हैं और जिसके बाद आपको स्टॉक नहीं मंगवाना है। उस लेवल को पता करने के लिए हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल पता करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन। देखिए मिनिमम कंजम्पशन के बाद ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक? न्यूमेरिकल लगाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। फिर आपका है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकाला जाता है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। एक चीज यहाँ पे बता दूं, क्वेश्चन में नॉर्मल वर्ड दिया हुआ है, नॉर्मल कंजम्पशन या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दिया है तब तो ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। कैसे एवरेज निकालेंगे ये हम आगे जब क्वेश्चन में चलेंगे तो वहां समझ में आएगा। तो नॉर्मल अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है रीऑर्डर लेवल, सामग्री का पुनर्आदेशन। ये क्या होता है? ये आपको हेल्प करता है कि कब कब आपको दोबारा फिर से स्टॉक का ऑर्डर प्लेस करना है, स्टॉक कब दोबारा आपको मंगवाना है, उसे हेल्प करने में आपका बताता है। नेक्स्ट होता है डेंजर लेवल। अब डेंजर लेवल क्या हो गया? अब डेंजर लेवल यानी ऐसा कि जैसे हम आपके घर में होता है कि आपके फैमिली के जो मेंबर होते हैं जो सामान लेके आते हैं बाहर से, तो उनको अगर ये बिल्कुल पसंद नहीं कि पड़ोसी से मांगने की नौबत आए, तो पड़ोसी से मांगने की जो नौबत आ रही है वही डेंजर लेवल है उनके लिए। उसी तरह बिजनेस में डेंजर लेवल होता है जहाँ पे हम ये मानते हैं कि अगर उस लेवल से नीचे स्टॉक गया तो हमें तुरंत उसको अरेंज करवाना होगा, तो वो हो जाता है डेंजर लेवल। इसका फॉर्मूला है आपका नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अंडर इमरजेंसी कंडीशन। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अंडर इमरजेंसी कंडीशन। पांचवा है एवरेज स्टॉक लेवल। ये कैसे निकलता है? आपको बस क्या कर देना है, मिनिमम स्टॉक लेवल जो आपने निकाला था, मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो ऊपर निकाला था, ऐड कर देना, उसे 2 से डिवाइड कर देना। तो इस तरीके से आपका एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है पता कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है? चलिए अब हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं। ये है आपका पहला न्यूमेरिकल। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसे। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक? देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, शुरुआत में ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लेवल। आपको मिनिमम स्टॉक लेवल पता करना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल पता करना है और रीऑर्डर लेवल पता करना है, ठीक है? ये चीजें आपको पता करनी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए जब आप फार्मूला सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक? फार्मूले में अगर आप देखेंगे, एक चीज ध्यान देंगे, आपको
मैक्सिमम स्टॉक निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको सारी चीजें पता है, रीऑर्डर लेवल नहीं पता है। जब आप बात कर रहे हैं सेकंड मिनिमम स्टॉक लेवल की, इसमें भी रीऑर्डर लेवल आपको चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब मिनिमम स्टॉक और मैक्सिमम स्टॉक आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको रीऑर्डर लेवल नहीं पता होता। और वैसे भी इन्वेंट्री के क्वेश्चन में जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपको रीऑर्डर लेवल सबसे पहले निकालना रहता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रीऑर्डर लेवल निकालेंगे। अब रीऑर्डर लेवल, सबसे पहले हम निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपको चाहिए सबसे पहले मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम कंजम्पशन देखिए आपके क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, 70 यूनिट, 70 यूनिट। ये हो गया 70 यूनिट्स। ठीक, 70 यूनिट्स के बाद आपको क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम रीपर्चेज पीरियड। अब देखो यहाँ ध्यान देना, मैक्सिमम रीपर्चेज पीरियड कितना दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, मैक्सिमम कंजम्पशन 70 यूनिट हो गया। अब बोल रहा है मैक्सिमम डिलीवरी टाइम या मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है ये। अब मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में अगर आप ढूंढने जाएंगे तो क्वेश्चन में वो चीज नहीं दिया है अलग से। अब कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड मिला, मगर मैक्सिमम और मिनिमम नहीं पता आपको। मैं यहाँ पे दिया हुआ है 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो 10 है ये इंडिकेट कर रहा है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये 10 क्या इंडिकेट करेगा, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो आपका ये मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10। और ये जो 15 दिया हुआ है वो मैक्सिमम बताएगा, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये आपका कितना हो जा रहा है, 15 डेज। ठीक है ना, तो हम इसी से पता लगाएंगे। ये रीऑर्डर पीरियड में जो 10, जो सबसे कम वाला होता है वो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कहलाता है, और जो सबसे अधिक वाला होता है वो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कहलाता है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, आपको चाहिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड चाहिए। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपका कितना हो गया, 15। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको फॉर्मूले लिख के ही सारे न्यूमेरिकल लगाने हैं तभी याद हो पाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1050 यूनिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। रीऑर्डर पीरियड हो गया, अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये कैसे निकलता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, देखिए ये रहा आपका फॉर्मूला। यहाँ पर रीऑर्डर लेवल निकालना है। क्वेश्चन आपको पहले नोट करना जरूरी है कॉपी पे, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन मैच करते जाएंगे तभी दिखेगा। आपको रीऑर्डर लेवल चाहिए, रीऑर्डर लेवल देखिए अभी हमने ऊपर निकाला है और वो क्या है आपका 1050। अब इसके साथ ऐड करना है। ऐड क्या करना है, रीऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन जब देखेंगे तो वहां पे आपको रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है 500 यूनिट, है ना। फिर आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस में क्या करना है आपको, माइनस में मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन आपको दिया है 30 यूनिट, और मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको, इसके साथ लिखा हुआ है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड।
मिनिमम रीऑर्डर पीरियड देखिए निकला हुआ है 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा 300, इसमें से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 1250, 1250 यूनिट। ये आपका आ गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फिर बात करते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल की। मिनिमम स्टॉक लेवल। ठीक, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। आपको क्या चाहिए, रीऑर्डर लेवल चाहिए। अभी सबसे पहले आपने वही निकाला 1050, 1050। ठीक, अब इसमें क्या है, आपको माइनस करने को कह रहा है किसके साथ, नॉर्मल कंजम्पशन। क्वेश्चन में नॉर्मल कंजम्पशन आपका कितना दिया हुआ है, नॉर्मल कंजम्पशन 40 यूनिट दिया है भाई, ठीक है ना, कितना है 40 यूनिट। उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। क्वेश्चन में नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है वो कितना है 12 डेज, 12। क्वेश्चन में देखिए वहां पे सबसे नीचे दिया हुआ है 12 डेज। इसको सॉल्व कर दीजिए, 548 1050 माइनस 480, इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 570 यूनिट। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। बस ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में और कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, ये जो रीऑर्डर पीरियड में 10 दिन और 15 दिन दिया है, इसको हम क्या मानते हैं, जो 10 है वो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है और जो 15 है वो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बेटा, हमेशा और हमेशा रीऑर्डर पीरियड सबसे पहले निकालते हैं। री ऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, ठीक है। रीऑर्डर लेवल आपको निकालना है, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम कंजम्पशन आपने कितना किया है 75 यूनिट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब आप क्या कहते हैं मैक्सिमम रीपर्चेज पीरियड। मैक्सिमम रीपर्चेज पीरियड इसमें क्या हो जाएगा, देखो री रीऑर्डर पीरियड है, रीऑर्डर पीरियड में 4 दिन, 4 वीक्स और 6 वीक्स, तो 4 जो हो जाएगा वो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हो जाएगा। हम 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैक्सिमम कंजम्पशन आपका कितना है क्वेश्चन में, अरे वो मिनिमम यूसेज मैंने आपका लिख दिया यहाँ पे, मैक्सिमम है आपका 225, 225 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350, ये आ गया यूनिट। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है आपका, रीऑर्डर लेवल, जो आपने सबसे पहले निकाला है। फॉर्मूला देखते चलिए, हमेशा आपको लिखना, मैं भले ही नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है 350 1350।
फिर हमें इसके साथ ऐड करना है, क्या ऐड करना है, रीऑर्डर क्वांटिटी। देखो रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया है, 900 दिया है, तो हमें इसके साथ 900 ऐड कर देना है। फिर क्या करना है आपको, माइनस करना है, माइनस किन चीजों को, मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम कंजम्पशन आपका कितना है बेटा, देखो एक मिनट, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम कंजम्पशन से, फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, मिनिमम कंजम्पशन है, ये देखिए यहाँ पे है मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन आपका कितना हो जा रहा है, 75। फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2250, ये फिर माइनस ये हो जाएगा कितना, 150, 3 3 3 6, 600, 300। ठीक, फिर कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1950 यूनिट। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल कैसे निकालेंगे, मिनिमम लेवल का आपका फॉर्मूला है, मिनिमम लेवल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे आपको चाहिए रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल आपने निकाला 1350। ठीक, अब आपको इसके साथ चाहिए माइनस, आप करेंगे माइनस, फिर ब्रैकेट में नॉर्मल कंजम्पशन। क्वेश्चन में नॉर्मल कंजम्पशन आपका कितना दिया हुआ है, नॉर्मल कंजम्पशन है 150। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, किसका, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अब ये नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कैसे निकलेगा, नॉर्मल री ऑर्डर पीरियड, ये आपको निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है आपका, आप इसको एवरेज निकालेंगे, है ना, इसका मतलब क्या हो जाता है, आप एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज कैसे निकालेंगे आप, क्वेश्चन देखिएगा, ये बता, क्वेश्चन में रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ, इसी का एवरेज निकालना पड़ेगा आपको। एवरेज कैसे निकालेंगे, 4 है प्लस जो 6 है वो, इसके बाद इन्हें ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो, क्योंकि एवरेज निकालना 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना हो गया, 5। आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो जब भी नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आपका जो रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है 4 और 6, जो भी दिया रहेगा वहां पे, उसका एवरेज निकाल देंगे। एवरेज मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 5। 5 यहाँ पर रखे, अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1350 माइनस, उसको साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 750। और फिर वो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 600 यूनिट्स। ठीक, फिर आपको क्या निकालना है, एवरेज लेवल निकालना है। एवरेज लेवल, एवरेज लेवल में कुछ करना ही नहीं है आपको बेटा, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल का एवरेज निकाल देना है। तो कैसे निकाल देंगे, वो आपका आया है 1950 प्लस 600, क्योंकि एवरेज निकालना है, इनको डिवाइड कर दीजिए 2 से।
दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2550, ठीक। और ये डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1275 यूनिट्स। इस तरीके से आपका पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।